तो जिन चीज़ों से बचाना ज़रूरी है अपने बच्चों को, उनमें से एक समस्या का नाम है नार्सिसिज्म। अगर आप दूसरों को परेशान करके खुश होते हैं तो आप सैडिस्ट हैं। आत्म प्रशंसा को, नार्सिसिज्म को आत्महत्या माना गया है, क्योंकि उसके संस्कार ये कहते हैं कि अपनी प्रशंसा करना बहुत बुरी बात है। मैं वह हूँ जो मैं सोचता हूँ कि आप सोचते हैं कि मैं हूँ। अगर कोई कहे मैं नहीं तो कौन बे, तो क्या बोलना है, इलाज करवा लो। कभी कभी किसी को लगता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में मेरे जैसा कोई है ही नहीं, सब तो मेरे हाथों हो रहा है। रास्तों से कारवां तक, इस जहां से उस जहां तक मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। नमस्कार, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक फिलॉसफी का ना हो करके साइकोलॉजी का है, मनोविज्ञान का है। मुझे ऐसे कई लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि आप सिर्फ फिलॉसफी पढ़ाएंगे तो फिर मतलब बाकी लोग क्या करेंगे, कुछ विषय और भी तो होने चाहिए, कुछ ऐसे विषय जो समाज से जुड़ते हों सीधे। फिलॉसफी भी जुड़ता है पर उतना सीधा नहीं जुड़ता। तो फिर मैंने सोचा कि मनोविज्ञान के कुछ विषय जो जीवन में बहुत ज़रूरी हैं उन पर बात हो। एक विषय मेरे मन में बहुत दिनों से है जिसको मैं सोचता हूँ कि हम समझें, और आजकल हमारे समाज में एक शब्द खूब चलता है। वो शब्द अंग्रेजी का है, ग्रीक परंपरा से उठा हुआ शब्द है जिसको बोलते हैं नार्सिसिज्म। आप सोचेंगे ये क्या शब्द हुआ। आप में से कई लोगों ने शायद ना सुना हो, ये शब्द पहली बार सुन रहे होंगे। आज की क्लास जितनी ज़रूरी आपके लिए है, आप लोगों की तो उम्र लगभग 22-23 से, मतलब 20-22 से लेके 30-35 के बीच में होगी। आपके लिए तो है ही ज़रूरी, लेकिन ये आपके लिए और ज़रूरी होने वाला है आज से 10 साल के बाद, जब आपके छोटे बच्चे होंगे। कुछ के तो होंगे, बाकी जो बाद में पेरेंट्स बनेंगे। बड़ा आसान लगता है पेरेंट होना, जबकि बहुत मुश्किल काम है। आपका बच्चा आईआईटी करेगा या नहीं, एमबीबीएस करेगा या नहीं, ये बहुत छोटी बात है। कर लेगा तो अच्छी बात है, ना करे तो कोई बुरी बात नहीं है, सामान्य सी बात है। पर आपकी संतान, आपका बेटा या आपकी बेटी एक कायदे का इंसान बनेगा या नहीं, ये ज़्यादा बड़ी बात है। और कायदे का इंसान बनाना पेरेंट्स की प्राथमिक जिम्मेदारी है, जिसमें हम में से अधिकांश लोग पूर्णतः सफल नहीं होते। मैं भी शायद नहीं हो पाऊँ। मतलब मैं ये दावा नहीं कर रहा कि मैं तो बहुत महान हूँ और आप थोड़ा सीखें। हम सब की वो स्थिति है, हम सब की वो समस्या है। तो जिन चीज़ों से बचाना ज़रूरी है अपने बच्चों को, उनमें से एक समस्या का नाम है नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म के लिए हिंदी का एक शब्द होता है जो उसके काफ़ी नज़दीक है, उसे कह सकते हैं आत्ममुग्धता। अब शायद आपको लगेगा अच्छा ये बात है, अब समझ में आ गई बात। आत्ममुग्ध होना होता है, छोटे बच्चों में टेंडेंसी ज़्यादा दिखती है, क्योंकि छोटे बच्चे ईगोसेंट्रिक होते हैं। ईगोसेंट्रिक का मतलब दुनिया के सेंटर में खुद को रख के जीवन को देखते हैं। एक शब्द आपने सुना होगा जिसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। और आप ये भी जानते हैं कि हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों में आत्मविश्वास होना चाहिए। ठीक भी है, आत्मविश्वास होना भी चाहिए। कई बार ये समझ नहीं आता कि आत्मविश्वास की रेखा कहाँ खत्म होती है और आत्ममुग्धता कहाँ से शुरू हो जाती है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि दोस्ती और प्यार के बीच की रेखा बहुत पतली होती है, पता नहीं चलता कब आप उछल के वहां पहुंच जाते हैं। ऐसी प्रतिस्पर्धा और दुश्मनी, कंपटीशन और राइवलरी के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। ऐसे ही धर्म और सांप्रदायिकता के बीच की रेखा बहुत पतली है। अब कब तक धार्मिक थे, कब सांप्रदायिक हो गए, पता नहीं चलता है। ठीक ऐसे ही आत्मविश्वास से भरे होना और आत्ममुग्ध हो जाना, इसके बीच की रेखा भी बहुत पतली है, पर रेखा है। उस रेखा को समझना, उसको पहचानना बहुत जरूरी है। मोटे तौर पर आत्मविश्वास एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, पॉजिटिव क्वालिटी है, होनी चाहिए। और नार्सिसिज्म यानी आत्ममुग्धता एक ऐसी स्थिति है जो कि न केवल उस व्यक्ति के लिए समस्या है जिसको है, बल्कि उसके आसपास के समाज के लिए भी एक समस्या बन जाती है। टॉक्सिक समाज बनता है, विष भरा समाज बनता है। तो समझेंगे, बहुत प्यार से समझेंगे, मोहब्बत से समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे, फिल्मी गीतों से समझेंगे कि ये क्या है।
और फिर चेक करेंगे कि हमारे अंदर है कि नहीं है। पर मतलब मनोविज्ञान पढ़ते हुए एक सामान्य टेम्परामेंट क्या होता है कि मैं तो ठीक हूँ, बाकियों के अंदर है ये प्रॉब्लम। और मजे की बात है, बाद में समझ में आता है कि नहीं, मैं भी ठीक नहीं हूँ, मेरे अंदर भी है। तो शब्द को लेकर तनाव मत लीजिएगा, ये शब्द कहाँ से आया, मैं भी आपको इसकी पूरी कहानी समझाऊंगा, फिर आप समझ जाएंगे कि इतना मुश्किल शब्द क्यों बनाया गया। इसके पीछे कहानी है, रोचक कहानी है। उसमें आने से पहले पिछले 30-40 साल में दुनिया भर में, विशेष रूप से पश्चिम में, देखा गया है कि नार्सिसिज्म यानी आत्ममुग्धता की टेंडेंसी बहुत बढ़ी है। ऐसे सर्वे हुए, और मैं हवाई बात करने से बचता हूं, मैं तो जो मेडिकल साइंस के सर्वेज हैं, साइकोलॉजी की एसोसिएशन के सर्वेज हैं, उनके बेस से बात करता हूं। एक सर्वे ने बताया कि 1962 और 1990 के बीच में अंतर ये है अमेरिका में कि 1962 में 12% किशोर बच्चों में, एडोलेसेंट बच्चों में ये टेंडेंसी देखी गई थी, और ये टेंडेंसी 1990 के दशक में आते आते लगभग 77 से 80% बच्चों में देखी जा रही है। 12% से 80% की बात कर रहा हूं मैं, 1-2% की बात नहीं कर रहा हूं। तो एक बड़ी समस्या तो है। भारतीय समाज में उतनी बड़ी समस्या कुछ लोग मानते कि नहीं है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि आज के समय में वो भी दिखना शुरू हुआ है। एग्जाम्पल से बात करते हैं ना, सैद्धांतिक बात क्यों करें। आत्ममुग्धता का एक लक्षण होता है व्यक्ति को ये लगने लगना कि उसके जैसा कोई नहीं, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं क्या करूं। अब आप रिलेट कर पा रहे हैं? अगर आपके आसपास कोई ऐसे बोले मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं क्या करूं, उसको बोलना तुम्हें नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, एनपीडी है, इलाज करवा लो अपना। कोई उससे भी एग्रेसिव हो जाता है कभी कभी, उसको लगता है कि उसके बिना दुनिया चल ही नहीं सकती, मैं नहीं तो कौन बे। कुछ दिन पहले कोई रैपर है, मैं जानता नहीं, मैं रैप सुनता नहीं हूँ, तो कोई लड़की है, वो मैं नहीं तो कौन बे गा रही थी, कुछ लोगों ने मेरा एक वीडियो साथ में चिपका दिया उसके। मैं क्लास में हंसी मजाक में एक शेर बता रहा हूँ बच्चों को, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है ज़मीं मिलेंगे लाख हंसी इस ज़माने में सनम तू अकेली तो नहीं। तो लोगों ने इस तरह चलाया कि मैं उसको जवाब, मैं तो जानता भी नहीं उसको कौन है। ज़बरदस्ती लोगों ने कर दिया। पर ये दोनों ही लक्षण नार्सिसिज्म के हैं। अगर कोई कहे मैं नहीं तो कौन बे, तो क्या बोलना है, इलाज करवा लो। किस चीज़ का? नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एनपीडी बोलेंगे। और अगर कोई ये कहे तू नहीं कोई और सही, तो भी इलाज करवाना है, क्योंकि इस व्यक्ति को भी जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास अपने ऊपर हो गया है। जब इस तरह के वाक्य सुनने लगे आप, तो समझिए कि कुछ गड़बड़ है। अगर किसी को लगे कि मैं संविधान से ऊपर हूं, कानून से ऊपर हूं, सब मेरे सामने छोटे हैं, और वो कहे हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहां से शुरू होती है, कालिया फिल्म में अमिताभ बच्चन जेल में कह रहा है, तो उसको क्या कहना है, तुम्हारी लाइन अलग है, वो मनोविज्ञान के रोगियों की लाइन है, वहां तुमसे ही लाइन शुरू होगी, क्योंकि तुम्हारा इलाज होना है। ये तीसरा लक्षण है। कभी कभी किसी को लगता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में मेरे जैसा कोई है ही नहीं, सब तो मेरे हाथों हो रहा है, मुझसे बड़ा कौन है। सेक्रेड गेम सीरीज में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक डायलॉग आता है, कभी कभी तो लगता है कि अपनिच भगवान है, अपनिच भगवान है। और रोचक बात है कि नार्सिसिज्म के डिसऑर्डर को कुछ लोगों ने एक नाम दिया है, गॉड कॉम्प्लेक्स। जब किसी को लगने लगे कि वो भगवान है या भगवान जैसा है, भगवान के बाद नंबर 2 पे आता है, तो समझ लो कि सीवियर प्रॉब्लम में है, गंभीर किस्म का नार्सिसिज्म उसको है। तो कभी अगर आपको भी लगता हो कि अपनिच भगवान है, तो इसका मतलब सीरियस बीमारी है, हल्के फुल्के नहीं, सीरियस है। आप लोग तो छोटे हैं, जब आप पैदा हुए थे उसके आसपास एक फिल्म आई थी हिंदी में, राम तेरी गंगा मैली, शायद आपने नाम सुना होगा। उसमें नायक नायिका को संबोधित करके एक गीत गा रहा है, और नार्सिसिज्म का इतना बड़ा लक्षण मैंने कभी नहीं देखा। वो क्या कह रहा है, मुझको देखोगे जहां तक, मुझको पाओगे वहां तक,
रास्तों से कारवां तक, इस जहां से उस जहां तक, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। यदि आपकी जिंदगी में ऐसा प्रेमी प्रेमिका आ जाए तो सीधे लेके जाना है साइकेट्रिस्ट के पास। आपकी जिम्मेदारी बनती है। सच्चा प्रेम करते हैं तो उसका इलाज करवाइए, क्योंकि यदि आपने उसका इलाज नहीं करवाया तो वो आपका इलाज कर देगा। और जो नार्सिसिस्ट किस्म के दोस्त होते हैं, नार्सिसिस्ट किस्म के प्रेमी प्रेमिका होते हैं, पति पत्नी होते हैं, उनका लक्षण ये है, वो शुरुआत करते हैं लव बॉम्बिंग से। लव बॉम्बिंग मनोविज्ञान का एक कंसेप्ट है, लव बॉम्बिंग। प्यार की बमबारी कर देंगे आपके ऊपर, इतना ज्यादा मैसेज करेंगे, मिस यू, लव यू, लाइक यू, ये वो। 24 घंटे में कम से कम 500 मैसेज करते रहेंगे। और आप सोचेंगे कि इतना प्रेम करने वाला मनुष्य मुझे मिला है, ऐसा तो दुनिया में किसी को नहीं मिला। ये पहला फेज है, ये स्थायी नहीं है, ये सिर्फ पहला फेज है। वो दरअसल सिर्फ अपने आप से प्यार करता है, और इस समय आपको प्यार करने की वजह से वो अपने आप से प्यार कर पा रहा है। आप केवल एक टूल हैं जिसको हासिल करके उसको खुद से प्यार करने की वजह मिल गई है। और ऐसे व्यक्ति का जो अगला स्तर आता है उसको गैस लाइटिंग बोलते हैं मनोविज्ञान में। गैस लाइटिंग शब्द आपने सुना या नहीं सुना पता नहीं। गैस लाइटिंग एक टर्म है, इसका मतलब ये होता है दूसरों को इतना छोटा करके साबित कर देना, इतना आरोप लगाना कि वो बेचारा अपनी सहजताओं को भी पाप समझने लगे, अपनी कमजोरी समझने लगे। जैसे सुबह मान लीजिए उठने की बात है, सबका मन करता है आराम से उठने का। ये लाट साहब तो 8 बजे उठेंगे। अगर पत्नी एक दिन थोड़ा सा लेट उठ गई तो उसको इतना सुना देगा, तुम कैसी औरत हो, कोई शर्म नहीं तुम्हारे अंदर, तो तुम 8 बजे उठ रही हो। खुद रोज 8 बजे उठता है, 8 बजे उठ रही हो, नरक जाओगी तुम तो। मेरी माँ को देखो, 4 बजे उठती है सुबह। इतना सुना देगा, इतना सुना देगा कि उस बेचारी को सुबह 8 बजे उठना इतनी गिल्ट फीलिंग हो जाएगी कि वो धीरे धीरे खुद को धिक्कारते धिक्कारते खत्म हो जाएगी। ये इसका उल्टा भी हो सकता है, कोई महिला किसी पुरुष को करे, ये भी हो सकता है। अपने साथी को, अपने दोस्त को, अपने पति को, पत्नी को, अपने किसी रिश्तेदार को उन चीजों के लिए ब्लेम करना जो दरअसल ब्लेम करने वाली नहीं है, इतना ब्लेम करना कि वो बेचारा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में, गिल्ट कॉम्प्लेक्स में चला जाए, इसको बोलते हैं गैस लाइटिंग। तो यदि कोई प्यार की बमबारी कर रहा हो तो खतरा है कि अगला स्तर ही आने वाला है। फिर वो आपको हर चीज के लिए जिम्मेदार साबित करेगा, आपका आत्मसम्मान छीन लेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम खत्म कर देगा। ये मोटा मोटा लक्षण जो है, ये लक्षण अगर किसी व्यक्ति में आपको सारे एक साथ दिख जाएं तो उसको हम कहेंगे कि वो नार्सिसिस्टिक व्यक्ति है या नार्सिसिस्ट है। आपके मन में एक सवाल ये आ रहा होगा, कितना मुश्किल नाम क्यों रखा है इसका? इसके पीछे एक कहानी है, और उस कहानी का जो केंद्रीय चरित्र है उसका नाम है नार्सिसस। और नार्सिसस के नाम से इसका नाम पड़ गया नार्सिसिज्म। दरअसल कहानी 2 कैरेक्टर्स की है, एक नार्सिसिस है और एक इको है, या एको है, जो भी आप बोलते हैं उसको। देखिए, दुनिया के सभी धर्मों में जो शुरुआती कथाएं हैं, कहानियां हैं ना, बहुत रोचक कहानियां हैं। उन कहानियों का एक पर्पस क्या होता है कि नैतिक विचार सिखाने के लिए कहानी का इस्तेमाल करें। जब आप छोटे थे, आपको याद होगा, आपके पेरेंट्स आपको कहानियां सुनाते होंगे। आपकी पीढ़ी तो नहीं सुना पा रही है, जब आप पेरेंट्स बनेंगे तो कहानियां शायद नहीं सुना पाएंगे, क्योंकि बच्चा सुनना भी नहीं चाहेगा। वो कहेगा आप चुप रहो, मैं टीवी में देख लूंगा, डोरेमोन आ रहा है मैं उसकी कहानी सुन लूंगा, और शिनचैन आ रहा है मुझे उसमें ज़्यादा रुचि है, आपकी कहानियों में कम रुचि है। लेकिन आज से 1-2 पीढ़ी पहले तक सारे बच्चे कहानियां सुन सुन के बड़े हुए हैं। और पेरेंट्स की कोशिश क्या होती थी, कहानियों के माध्यम से बच्चों को नैतिक मूल्य सिखा दें। ये दुनिया के हर समाज में होता था। और बच्चे कई मुश्किल सवाल पूछ लेते हैं, उनका जवाब देने के लिए भी कल्पनाएं कर लेते हैं। जैसे मैं सोचता हूं कि ग्रीक समाज में किसी बच्चे ने पूछा होगा कि जैसे आप कहीं जंगल में जाके जोर से आवाज दें तो वो आवाज बार बार रिपीट होती है, बाद में एको होती है। तो बच्चे पूछते होंगे कि ये आवाज कहां से आ रही है। अब उस समय फिजिक्स इतनी विकसित नहीं थी कि फिजिक्स के बेस पे इसका आंसर आप दे सकें, तो फिर लोग कल्पनाएं कर लेते हैं।
उन्होंने कल्पना कर ली कि ये जो आवाज है, इस आवाज के पीछे एक कहानी है बेटा, और वो जो कहानी है, वो कहानी ये कहानी है। तो क्या कहानी है सुन लीजिए, फिर आपको पूरा अंदाजा हो जाएगा कि ये शब्द कहां से पैदा हो रहा है। एक बहुत प्रसिद्ध लेखक हुए हैं रोमन लिटरेचर में, ओविड नाम के, उनका एक महाकाव्य आपने नाम सुना होगा, मेटामॉर्फोसिस उसका महाकाव्य का नाम है, जो सीजर ऑगस्टस के समय में लिखा गया था, यानी कि ईस्वी पूर्व 27 से ईसा पश्चात 14 के बीच में कभी लिखा गया था, मतलब ईसा मसीह के दौर में लिखा गया था लगभग। उसमें जो भाग 3 है, उसमें एक कहानी आती है, ये वाली कहानी। क्या कहानी है? ग्रीक कहानी है, ग्रीस की, यूनान की कहानी है। ये एक लड़का था नार्सिसस, और ये कौन था? तो एक देवता है, नदियों के देवता ग्रीस में। जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि वर्षा के देवता, सूर्य देवता, चंद्र देवता, वहां भी खूब देवता माने जाते थे उस समय में। तो जो नदियों के देवता थे, सिफिसस बोलते थे उनको, और साथ में एक अप्सरा थी। अप्सरा शब्द यहाँ भी खूब चलता है ना, हमारे यहाँ मेनका को अप्सरा माना गया। और कौन अप्सराएं हैं? उर्वशी है, रंभा है ना। अप्सराओं की कहानी यहाँ भी है, वहां भी होती है अप्सरा की कहानी। निम्फ बोलते हैं, NYMPH, निम्फ का मतलब होता है अप्सरा ग्रीक लिटरेचर में। तो एक अप्सरा थी वहां जिसका नाम था लिरियोपे। तो लिरियोपे नाम की अप्सरा और सिफिसस नाम के नदी देवता का जो पुत्र था, उसका नाम था नार्सिसस। में एन लिख देता हूं। अब अप्सरा का बेटा है, देवता का बेटा है, तो स्मार्ट, सुंदर तो होगा ही होगा, बहुत ही सुंदर था। हमें अक्सर गलतफहमी ये होती है कि अपनी सुंदरता की वजह हम हैं, जबकि हम होते नहीं उसकी वजह, तुक्के से मिली होती है वो, तो है ना। तो इस बेचारे को ये नहीं पता था जो आपको पता है कि तुक्का है। इतना सुंदर था कि इस पे वो गाना सूट करता है, मैं इतना सुंदर हूं, मैं क्या करूं क्या करूं। सच में सूट करता है। इतना सुंदर था कि जो इसको देखता था पागल हो जाता था, इतना सुंदर। पर जितना सुंदर था उतना घमंडी भी था, घोर अहंकारी। अब कई लड़कियां इसको प्रपोज करती थी। भाई अगर कोई आपको प्रपोज करे, मान लीजिए, और आप नहीं पसंद करते हैं, तो कायदे से, विनम्रता से, डिसेंसी के साथ मना कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका आप ये कहें कि मैं माफ़ी चाहता हूं, मैं पहले से कहीं जबान दे चुका हूं, वायदा कर चुका हूं। बेशक ना दियो, कम से कम उसका अपमान तो नहीं होगा, सम्मान के साथ मना कर दीजिए। पर कुछ लोगों से मज़ा नहीं आता, उनको मज़ा आता है नीचा दिखाने में। कोई आपके पास आके बोले कि आप मुझे अच्छे लगते हैं, आप बोले तू शीशा देखा कभी? अरे भाई अपनी औकात में रह के सपने देखा कर। अजीब हाल है, भिखारी कहीं का। तो अब ये क्या तरीका हुआ मना करने का? अरे मना ही करना है तो कायदे से मना कीजिए ना। आपका जीवन आपकी संपत्ति है, समझ में आ गया। आप अपनी पसंद का व्यक्ति चुनेंगे, समझ में आता है। पर आप किसी का भी अपमान करते चलेंगे, ये तो सही बात नहीं है। इस घमंडी लड़के को इस बात का एहसास नहीं था, खूब अपमान करता था। किसी लड़की ने आके बोला, उसको इतना नीचा दिखाता था कि तू अपना मुंह देख, कैसी है तू, ये है वो है। पर लड़कियां बेचारी उसके बाद जीना भूल जाती थी कि इतना अपमान कर दिया है, विष का घूंट पीती थी। अच्छा, एक कहानी पढ़ के लगता है कि उस समय के ग्रीक समाज में शायद होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स को लेकर भी बहुत तनाव नहीं था, क्योंकि कहानी में ये भी आता है कि एक लड़का भी इस पे दीवाना हो गया था। वो लड़का बोला कि तलवार, मतलब वो आया उसके पास कि मैं आपके लिए जान दे सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ आपके साथ जीना। तो उसने कहा जान दे सकता है तो जान दे दे। वो अवाक रह गया, तो उसने तलवार निकाल के दी कि ले जान दे दे भाई, इतना ही शौक है तो। उसने सच में अपनी गर्दन काट दी और मरने से पहले भगवान से प्रार्थना की कि इस आदमी को सबक सिखाना कि जितना नीचा दिखाता सब लोगों को। पर इसको एहसास था नहीं इस बात का। उसी समय एक और लड़की थी, वो लड़की एक अप्सरा थी बेसिकली, उसका नाम था एको या इको कह लीजिए। खूब अच्छा बोलती थी, बहुत सुंदर थी। और एक देवी वीनस ने उसको एक बार ये कहा था कि तुम सबसे सुंदर अप्सराओं में से एक हो, बड़ी तारीफ की उसकी। बड़ी चंचल थी, खूब बोलने में शौकीन थी। एक बार इसने क्या किया कि देवताओं के एक देवता वहां बृहस्पति नाम के, जुपिटर जिनको हम बोलते हैं, जुपिटर के साथ एक खेल कर दिया। जुपिटर की पत्नी जूनो, उसको क्या कर दिया, आजकल की भाषा में क्या बोलेंगे उसको, वो जो सोशल मीडिया में दिखता है,
प्रैंक, हाँ प्रैंक कर दिया उसके साथ, प्रैंक कर दिया। तो जूनो को गलत फहमी पैदा कर दी कि उसका पति बाजार गया हुआ है, जबकि वो गया नहीं हुआ था। और जूनो गुस्से वाली थी, चिढ़ गई कि तू मेरे साथ प्रैंक करेगी, मैं तुझे श्राप देती हूं। तो श्राप यहां नहीं होता, वहां भी होता था श्राप, हर जगह होता है। मैं तुझे श्राप देती हूँ। श्राप क्या थी? 2 श्राप दे दिए। पहला, तू अपनी ओर से कोई भी वाक्य बोल ही नहीं पाएगी। और दूसरा, अगर किसी और ने कोई वाक्य बोला होगा तो तू केवल उस वाक्य के अंतिम कुछ शब्दों को ही दोहरा पाएगी। इको ऐसे ही होती है ना, तो पूरा इको की कहानी बना दी है। अब तू अपनी ओर से कोई नया वाक्य नहीं बोल सकती, और जो वाक्य बोला गया है उसके अंत के कुछ शब्दों को दोहरा सकती है, इतना ही बोलने का अधिकार तेरे पास है। उसके बाद से बेचारे सोचिए, इतनी सुंदर योग्य युवती थी और बेचारी बोल नहीं पाती है। खैर, जिंदगी जी रही थी किसी तरह से। एक दिन नार्सिसस अपने दोस्तों के साथ शिकार खेलता हुआ जंगल में गया। और जब जंगल में गया तो बाई चांस ऐसा हुआ कि अलग हो गया, इसके दोस्त कहीं चले गए, गुम हो गया। अब ये अकेला घूम रहे जंगल में, वहीं इको घूम रही थी। उसने इसको देखा, वो भी दीवानी हो गई इसकी, और अब पागल हो गई एकदम। इतना सुंदर था ये, वो भी अप्सरा है, कम नहीं है। ये तो अप्सरा का पुत्र है, देवता का पुत्र है। अब वो दीवानी बन बन के पीछे घूम रही है, सामने नहीं आ रही है भी। अच्छा, इसको एहसास हो रहा कोई है आसपास, पेड़ों की आवाज से, पत्तों की आवाज से। तो उसने कहा कौन है? उसने क्या कहा, कौन है, क्योंकि बोल ही नहीं सकती। इसको लगा अजीब पहेली कोई खेल रहा है मेरे साथ। फिर इसने कहा सामने आओ। उसने कहा सामने आओ। तब इसने कहा भाई इतना छुपने की क्या जरूरत है, हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए। तो उसका जवाब आया बात करनी चाहिए। फिर थोड़ी देर के बाद वो सामने आ गई, और वो प्रेम में ऐसी दीवानी थी कि सीधे फिल्मी अंदाज से दौड़ी उसके पास गई गले मिलने के लिए। ऐसी दीवानी हो गई थी, क्योंकि उस वक्त लग रहा था कि बात बढ़िया चल रही है। उस उम्मीद में भाग गई, और जैसी पास आई तो उसने यूं कहा रुको, दूर हो, ठीक ठीक। फिर बोला कि इससे पहले मैं मर जाना पसंद करूंगा, बजाय ये कि तुम मेरे शरीर का आनंद लो। वो बेचारी इको क्या बोली, तुम मेरे शरीर का आनंद लो। बात और बिगड़ गई इससे। और ये वाक्य जैसी उसके मुंह से निकला, उसको खुद इतनी शर्मिंदगी हुई अपने ऊपर, रोती हुई, खून के आंसू रोती वहां से भागी, और इसे धिक्कार के भगा दिया। उसका स्पर्निंग बोलते हैं अंग्रेजी में, धिक्कार करके भगा दिया। ये अपनी औकात देख, अपना मुंह देख। जब वो रोती हुई गई तो उसकी सहेलियां जो थी अप्सराएं, वो चली गई एक देवी के पास। नेमेसिस नाम था उन देवी का। ग्रीक लिटरेचर में नेमेसिस का मतलब है रिवेंज की देवी, प्रतिशोध की देवी। प्रतिशोध की भी एक देवी है उनके यहाँ। इस सहेलियां गई, उनका कि देखो ये जो लड़का है ना बहुत बदतमीज है, इसने हमारी सहेली का दिल दुखाया है। पहले कितने लोगों का दिल दुखा चुका है, कितने लोग तो बेचारे जान दे चुके हैं इस चक्कर में। आप प्रतिशोध लो इससे। तो देवी ने कहा अच्छा ठीक है, इसका अकाउंट शुरू करते हैं। और फिर एक दिन ये फिर से शिकार करने गया, तो देवी ने एक जाल बुना इसके लिए, नेमेसिस ने। और इसको प्यास लगी बहुत जोर से। पानी ढूंढते ढूंढते जब आगे बढ़ा, वहां एक पूल था, तालाब समझ लीजिए, सुंदर सा तालाब था। पर तालाब इस तरह से बना हुआ था कि उसमें कुछ कदम रख के, मतलब तालाब समझ लीजिए कि इस तरह का तालाब था। ये संभव नहीं था कि अब इसमें 2 कदम चले जाएं, बहुत गहरा तालाब था। तो यहां लेट के फिर पानी निकालने की स्थिति थी, ऐसे करके। तो ये पेट के बल लेटा नीचे से पानी निकालने के लिए, पीने के लिए। और जैसे ही लेटा, इसको अपनी ही परछाई देखी पानी के अंदर। वैसे जब ये पैदा हुआ था, एक साधु को बुलाया गया था। साधु से पूछा गया कि इस बच्चे का भविष्य क्या होगा। जैसे हमारे यहाँ होता था, वहां भी होता था, बच्चे का भविष्य क्या होगा। साधु ने कहा कि जब तक ये अपने आप को नहीं जानेगा, तब तक इसका जीवन बहुत अच्छा रहेगा। जिस दिन इसने खुद को जान लिया, मुश्किल हो जाएगा। और आज उसने पानी में अपने रिफ्लेक्शन को देख लिया।
जैसी देखा ये खुद दीवाना हो गया। अच्छा, इसको ये नहीं पता था कि वो रिफ्लेक्शन है। उस समय तक विज्ञान उतना विकसित नहीं था कि समझ जाए कि रिफ्लेक्शन है। उसको लगा कोई और है, पानी के अंदर का देवता है शायद कोई। ये इतना पागल हो गया, जितनी पागल इको हुई थी इसके लिए उतना ही पागल हो गया। और सहेलियों ने यही कहा था कि इसको भी ये पीड़ा समझ में आनी चाहिए कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं और वो जब हिकारत से बात करता है तो कैसा लगता है। अभी बेचारा उससे कह रहा तुम कौन हो दोस्त, वो जवाब ही नहीं दे रहा। मजे की बात है, एक लड़का एक लड़के से ही कह रहा है, और ग्रीक लिटरेचर में इस बात को लेकर तनाव नहीं है उस समय। ये फिर कह रहे कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, जवाब ही नहीं दे रहा। खूब रिक्वेस्ट कर करके मर गया, जवाब ही नहीं आता था अंदर से। अब ने बोला कि अगर तूने मुझे जवाब नहीं दिया तो इस जीवन का लाभ ही क्या है। और पीछे पेड़ के पीछे खड़ी होकर सुन रही इको। उसको खुशी हो रही है कि आज इसको समझ में आई बात। और अंत में इसने तय किया कि अगर मैं इसके साथ जीवन नहीं गुजार सकता हूं तो ये जीवन बेकार है, और उसने अपने जीवन को समाप्त कर लिया। और अंतिम वाक्य क्या बोला? अलविदा, फेयरवेल। और पीछे से इको ने क्या कहा? अलविदा। ये खत्म हो गया, आत्ममुग्धता में खत्म हो गया, अपनी ही सुंदरता को नहीं झेल पाया। इको तो अप्सरा थी, तो शाश्वत थी, मॉर्टल नहीं थी, इमॉर्टल थी। लेकिन फिर एक कहानी बढ़ाई गई कि उसका शरीर खत्म हो गया, उसकी हड्डियां बन गई पत्थरों की तरह से, लेकिन उसकी आवाज बची रही। और आज भी दुनिया में जब कोई कुछ बोलता है तो पीछे कुछ शब्द रिपीट हो तो समझ लो कि इको नाम की देवी वहां पर मौजूद है। यह है नार्सिसस नाम के बहुत सुंदर किंतु बहुत ही घमंडी आदमी की कहानी। और ये हमेशा ध्यान रखना है कि यदि आप चार लोगों के साथ बदतमीजी से बात करते हैं तो कभी ना कभी कोई आपको भी मिलने वाला है, जीना मुश्किल कर देगा। सीखने की बात है कि किसी को पसंद करो तो ईगो की तरफ भाग के नहीं जाना उसके पास, थोड़ा सा अपना स्वाभिमान बना के रखना। और कोई पसंद ना आए तो उसको बदतमीजी के साथ, हिकारत के साथ, तिरस्कार के साथ नहीं खारिज करना है, कायदे से मना करने का भी तो तरीका हो सकता है। क्योंकि ऐसा होता है, जैसा आप सबके साथ बर्ताव करेंगे वैसा आपके साथ भी हो तो सकता ही है। इस नार्सिसिस नाम की टेंडेंसी जिन व्यक्तियों में है उन व्यक्तियों के लिए शब्द चल पड़ा नार्सिसिस्ट, और इस टेंडेंसी का नाम चल पड़ा नार्सिसिज्म। एक शब्द मनोविज्ञान में इकोइज्म भी चलता है, और एकोइज्म उनके लिए चलता है जो बहुत कमजोर किस्म के व्यक्ति हैं, जो किसी नार्सिसिस्ट को झेलते रहते हैं, उसकी हर बात को मानते रहते हैं, टॉक्सिक रिश्तों को झेलते हैं, विरोध नहीं करते हैं, हर दुख को पी जाते हैं। ये भी बुरी बात है। और ये तो नार्सिसिस की कहानी आपने देख ही ली। अब इसके बेस पर अगर मैं आपसे कहूं कि नार्सिसिज्म के यानी कि आत्ममुग्धता के क्या क्या लक्षण हैं। आत्ममुग्धता दरअसल पर्याप्त शब्द नहीं है, उससे पूरी बात कन्वे नहीं हो पा रही है, लेकिन हाँ एक सेंस कन्वे हो पा रही है। और आपको यह भी समझना होगा कि ऐसा तो नहीं कि हम भी कहीं इसके शिकार हों। कुछ लोग मानने लगे हैं आजकल कि एक स्तर तक नार्सिसिज्म हेल्दी हो सकता है, आत्ममुग्ध होना एक स्तर तक स्वस्थ मानसिकता हो सकती है, और एक स्तर से आगे बढ़ जाए तो इसको बोलते हैं एनपीडी। एनपीडी का मतलब नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। और ये किसी भी तरह का हो सकता है। जैसे कुछ लोगों ने इसके कई प्रकार बताए। किसी किसी को अपने शरीर पर बड़ा गर्व होता है कि जैसी मेरी बॉडी है। कुछ लोग आप देखेंगे सुबह से अब तक जिम में जाके फुलाते रहते हैं बॉडी को, एकदम मछलियों के संग्रहालय बन जाते हैं, हाथ में मछलियां, पैर में मछलियां, और उसी में उनको आनंद आता है। फिर ऐसे कर करके चलते हैं, सड़क पे चलते हुए भी लगता है कि टी शर्ट के अंदर कोई मतलब पहाड़ है, तो उनको उसी में गर्व है। इसको बोलते हैं सोमैटिक नार्सिसिज्म, कि मेरा शरीर इतना महान है, तुम क्या हो मेरे सामने। किसी लड़की के मामले में हो सकता है सुंदरता पे हो जाए, वही मैं इतनी सुंदर हूं, ये मैं इतना बलिष्ठ हूं, मैं क्या करूं क्या करूं, पुरुष के लिए। लेकिन ये केवल शरीर का मामला नहीं है, दिमाग के लोग भी करते हैं। उसके लिए एक शब्द चलता है सेरिब्रल या इंटेलेक्चुअल नार्सिसिज्म।
कि मेरे पास जैसी बुद्धि है ना, वो किसी के पास नहीं। जो बात मुझ में है वो किसी और में नहीं। जैसे पश्चिम में आप देखेंगे कई ऐसे चिंतक हुए। भारतीय दर्शन में आपको दार्शनिकों के नाम आमतौर पर नजर नहीं आएंगे, परंपराएं हैं। एक परंपरा में सैकड़ों दार्शनिक है, किसी का नाम सामने नहीं आता। पश्चिम में इंडिविजुअल्स के नाम सामने आते हैं हमेशा, क्योंकि इंडिविजुअलिज्म वहां की टेंडेंसी रही हमेशा। हीगेल इतना महान विचारक हुआ, उसके बाद कार्ल मार्क्स आ गया। जर्मनी में दोनों हुए और लगभग साथ साथ ही हुए, थोड़े से गैप के बाद। मतलब 18वीं सेंचुरी में हीगेल हुआ, उसके कुछ समय के बाद 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में मार्क्स हो गया। मार्क्स ने हीगेल से बहुत कुछ सीखा, जिसको हम बोलते हैं डायलेक्टिकल मेथड, उसी से सीखा। बस डायलेक्टिकल मेथड को मेटेरियलिज्म के साथ एसोसिएट कर दिया, जो उसने नया काम किया। लेकिन बोला क्या कि हीगेल ठीक कह रहा था, लेकिन हीगेल सिर के बल खड़ा था, मैंने उसको सीधा कर दिया। अब ये जो है ना मैं का भाव, मैंने उसको सीधा कर दिया, अजीब किस्म का अहंकार है भाई। और मार्क्स के ही एक भक्त लेनिन के बारे में कहते हैं कि लेनिन ने मार्क्स को सिर के बल से पैर के बल खड़ा कर दिया। जॉर्ज लुकास ने ऐसा खुल के कहा कि मैंने उसको पैर के बल खड़ा किया, मार्क्स को। ये अहंकार बौद्धिक लोगों में भी होता है, बहुत होता है। मेरा सिद्धांत, मेरा विचार, इससे महान कुछ नहीं हो सकता। यह है सेरिब्रल किस्म का या बौद्धिक किस्म का नार्सिसिज्म। एक और है जो आजकल खूब देखता है, स्पिरिचुअल नार्सिसिज्म। कुछ लोग स्पिरिचुअल की बात करते हैं बहुत ज्यादा। कोई बाबा हो सकता है, कोई किसी भी धर्म का बाबा हो सकता है, और आप उससे बात कर रहे हैं, वो आपको ज्ञान दे रहा है कि भाई आत्मा ऐसे, परमात्मा ऐसे, ये करो वो मत करो, और आपने एक सवाल पूछ लिया। अब वो इस हिकारत के भाव से आपको देखेगा, तू समझता कि अपने आप को नीच पुरुष, नीच औरत, अध्यात्म सिर्फ मुझे आता है और किसी को नहीं आता है, जो मेरे मुंह से निकलेगा वही अध्यात्म है। यदि कोई ऐसी बात करता हुआ दिखे तो वो स्पिरिचुअल नार्सिसिज्म का शिकार है। तो हर क्षेत्र के लोग ऐसे हो सकते हैं, ये किसी क्षेत्र विशेष की बात नहीं है। हेल्दी नार्सिसिज्म क्या होता है कि एक तो जो बच्चे होते हैं, आप देखेंगे छोटे बच्चों में आमतौर पर एक टेंडेंसी होती है, जैसे कोई छोटा सा बच्चा है, आप माताएं क्या करती हैं बच्चों को थोड़ा सिखाने के लिए, बच्चा कह रहा है कि माँ मैं मजबूत नहीं हो रहा हूँ, तो माँ बोलती है बेटा दूध पियोगे तो मजबूत होगे। तो बच्चा दूध का गिलास पूरा गटगट पी जाता है, फिर बोलता है माँ मजबूत हो गया। फिर माँ बोलती है बेटा तो सबसे मजबूत बच्चा है दुनिया का। फिर बच्चा ऐसे कर घूमता रहता है दिन भर कि मैं सबसे मजबूत बच्चा हूँ। उसको उतना ही पता दुनिया में बेचारा उसी में मस्त रहता है। ये भी नार्सिसिज्म है कि मैं सबसे मजबूत बच्चा हूँ, मैं सबसे समझदार बच्चा हूँ। माँ ने बच्चे से कहा बेटा बताओ 3 गुणा 3 क्या होता है। बच्चे ने कहा मम्मी 9 होता है। माँ कह रही वाह, आज तक इतने छोटे बच्चे ने नहीं बताया है, तुम बेटा अलग ही लेवल के बच्चे हो। जबकि हर घर में उस क्लास का बच्चा बता रहा है, पर इस बच्चे को यह नहीं पता कि हर घर में ये वाला खेल चल रहा है। इसको लग रहा है कि मैं सच में दुनिया में सबसे महान बच्चा हूं। पर वो माताओं का एक तरीका है, पेरेंट्स का एक तरीका है, ताकि बच्चा इसी कॉन्फिडेंस में सीखे और आगे बढ़े। तो उसको बोलते हैं ठीक है, वो हेल्दी लेवल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी का नार्सिसिज्म किसी बड़े सोशल गुड के साथ जुड़ा हो, सोशल गुड का मतलब बड़ी भावना के साथ जुड़ा हो, मुझे अपने देश का नाम रोशन करना है और मैं उसके लिए ऐसा करूंगा, मैं इतना पढ़ूंगा, मैं इतना वो कर दूंगा, देश का नाम रोशन करूंगा, तो हो सकता है कि नार्सिसिज्म हो, लेकिन आप देश के साथ जोड़ रहे हो, समाज के साथ जोड़ रहे हैं, तो फिर भी उसको मान लेते हैं कि हेल्दी हो सकता है। और तीसरा, अगर वो कंट्रोल में है, कंट्रोल का मतलब देखो थोड़ी बहुत तो खुशी सबको होती है, स्वाभाविक बात है। अपने आप को लेके खुशी का भाव होना बहुत स्वाभाविक है। एक भाव है सेल्फ एस्टीम, जिसका मतलब है कि अपने व्यक्तित्व को लेके खुशी का भाव रखना स्वाभाविक बात है। किसी किसी मामले मन में आता है कि यार बात तो है मेरे अंदर, कुछ तो बात है मेरे अंदर, है ना। ये बात थोड़ी बहुत आए तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, बस इससे ढिंडोरा मत पीटिए, है ना। मन में आ रहा तो क्या दिक्कत है, थोड़ी बहुत आने दीजिए, और कंट्रोल में रहे तो कोई दिक्कत भी नहीं है कि मेरे अंदर बात तो है, ठीक है, उसके अंदर भी बात है, हाँ उसके अंदर भी बात है यार, उसके अंदर, हाँ उसके अंदर भी बात है, तो कोई समस्या नहीं। दिक्कत है कि केवल मेरे अंदर बात है और किसी में नहीं। गालिब जैसा महान शायर एक लाइन लिख के गया
हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। सुखनवर मतलब कविता लिखने वाले, सुखना मतलब कविता होता है। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और ये गालिब खुद कह रहे हैं कि यूं तो दुनिया में और भी बहुत शायर हैं अच्छे अच्छे, पर कहते हैं कि गालिब में जो बात है वो बात नहीं है, वो अंदाज़े बयां, वो कहने का तरीका किसी और में नहीं है। अब ये भी नार्सिसिज्म एक तरह का, पर ये ठीक है, हेल्दी है, हंसी मजाक में कही गई बात है। फिर गालिब ये भी कहेंगे कि जब मैं मर जाऊंगा लोग बहुत याद करेंगे मुझे, तुम तो मुझे भाव नहीं दे रहे इस समय, बहुत बहुत याद करोगे। कि वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता, मतलब हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। ऐसा कई लोग करते हैं, वहां तक दिक्कत नहीं है। आज की इस चर्चा का पर्पज ये नहीं कि अब अपनी तारीफ करना भूल जाए, कीजिए, ज्यादा मन में कीजिए, थोड़ी बहुत बाहर कर लीजिए, लेकिन जब बाहर करें अपने साथ साथ औरों के भी कर लीजिए। जब औरों के भी करेंगे तो ठीक है, जब आदमी केवल अपनी तारीफ में मशगूल रहे रात दिन तब समस्या है। लेकिन जब हम कहते हैं कि नार्सिसिज्म एक डिसऑर्डर बन गया, तो उसके 3-4 लक्षण क्या हैं, इनको आज से पहचानना शुरू कर दीजिए अपने आसपास के व्यक्तियों में, और आसपास से पहले अपने अंदर। वरना आदमी बाहर ही देखता रहता लंच लेके, खुद को नहीं देखता। कई बार ये भी होता है ना। जैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग विवाद फिलोसफी में हुआ। एक ह्यूम नाम के दार्शनिक ने कहा कि मैंने आत्मा को ढूंढने की बहुत कोशिश की अपने अंदर झांक झांक के, लेकिन आत्मा मिली नहीं। तो विरोधी ने पता क्या कहा, जो झांक रही थी वही आत्मा थी। कई बार क्या है कि आप सबको झांक रहे हैं और अपने बारे में पता नहीं कि हो क्या रहा है। और कई बार क्या होता है, पर्सपेक्टिव का सारा खेल होता है। एक आदमी डॉक्टर के पास जाके बोला कि डॉक्टर साहब पूरे शरीर में दर्द है, जहां भी उंगली लगाता हूं बड़ा दर्द होता है। पूरा चेकअप हो गया, बाद में क्या पता लगा, उंगली में दिक्कत थी। दिक्कत उंगली में, कहीं भी लगा रहा दर्द हो रहा बेचारा, लेकिन उसका परसेप्शन क्या है कि पूरी बॉडी में पेन है। तो पेन भाई जो चेक कर रहा है उसमें भी तो हो सकता है, ये थोड़ा ना कि बाहरी होगा। तो जब आपको चिंता की घंटियां सुननी चाहिए, यानी कि नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बात जब होने लगे, उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं। एक तो होता है कि सेल्फ इंपॉर्टेंस का भाव बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड, यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के अगर किसी के अंदर है, मतलब किसी को ये लगने लगता हो कि मेरे बिना तो दुनिया चल नहीं पाएगी, मेरे बिना तो देश का विकास ही नहीं हो पाएगा, अगर मुझे कुछ हो गया तो संसार कैसे चलेगा, मुझे कुछ हो गया तो मेरे देश का क्या होगा। जब कोई ऐसी बात करने लगे ना, उसको समझा देना है कि इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी हैसियत एक धूल के कण से ज्यादा नहीं होती है, और दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके बिना दुनिया रुक जाएगी। दुनिया धूमधाम से चलती है, बड़े बड़े आए निपट गए पता भी नहीं चलता है। मतलब सिकंदर को भी ऐसी गलतफहमी अपने बारे में हो गई थी कि मैं पूरी दुनिया को जीत लूंगा, और क्या होगा दुनिया को जीत लूंगा, उससे बेवकूफ़ी बिना बात के इतनी टाइम एनर्जी वेस्ट कर दी, कितने लोगों को बर्बाद दिया बिना बात के। और उस पर एक गजल में क्या कहते हैं, याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, आली मतलब बहुत ज्यादा बड़े थे, याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। अंत में वही होना है। ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। इसलिए यदि किसी को ये लगने लगे कि मैं इतना महत्वपूर्ण हूं, इसी को गॉड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, अपनिच भगवान है। जब ये भाव मन में आने लगे, अगर आपके आसपास किसी के अंदर भी ये भाव दिखने लगे आपको, तो अलार्म बजा लीजिए कि मामला ठीक नहीं चल रहा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस अलग चीज होती है। और इंटरेस्टिंग बात है कि नार्सिसिस्टिक लोगों में आमतौर पर सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, और क्योंकि कॉन्फिडेंस कम है, वो डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर दिखाते ज्यादा है। इसका सामान्य एग्जाम्पल दुनिया में पता है क्या है, जैसे आप सड़क पर किसी से बात करें, झगड़ा हो जाए मान लीजिए, और दूसरा व्यक्ति बोले तो जानते मैं कौन हूं, जानते मैं कौन हूं। इस समय डरने की बात नहीं है। अगर वो कुछ होता तो बोलता नहीं। कुछ लोग क्या करें, फोन निकालेंगे, मिला फोन, मिला फोन, मिला फोन, अमित शाह को लगा फोन, प्राइम मिनिस्टर को लगा फोन। इसका मतलब है कि इसका फोन नहीं उठने वाला, इसको नंबर भी नहीं पता। इसने उनके नाम से कोई भी नंबर सेव कर रखा होगा, दिखा देगा, देखो नंबर है, अभी देखो, हेलो, हाँ आ जाइए, आप आ जाइए, यहाँ आ जाइए। ये ढिंडोरची लोग किसी काम के नहीं होते हैं, इनसे डरने की जरूरत एकदम नहीं है। जिसके अंदर दम होता है ना, कहता नहीं है,
वो करता है। तो जो ज्यादा ढिंडोरा पीटे इसका मतलब वो बेकार की बात ज्यादा कर रहा है। और जिसमें कॉन्फिडेंस हो तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ज्यादा दिखाने की जरूरत उसे है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। इसलिए वो दूसरों के नाम से ताकत निकालता है, संपर्कों के नाम से ताकत निकालता है। मैं इसको जानता हूं, मैं उसको जानता हूं, मैं कॉलेज से 50 लड़के बुला लूंगा तुझे मारने के लिए। अरे यार खुद ही लड़ लो, क्यों 50 किराए पे बुलाओगे लड़के मारने के लिए? आओ खुद ही लड़ लेते हैं। कॉन्फिडेंस होगा वो क्या बोलेगा? बुला लो, बुलाओ बुलाओ, मैं यहीं बैठा हूं, बुलाओ, जाओ ना। तो कॉन्फिडेंस अलग चीज है, नार्सिसिज्म अलग चीज है। पहली बात ये, नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि उसके अंदर एम्पैथी आमतौर पर नहीं के बराबर होती है। एम्पैथी का मतलब हुआ, एम्पैथी का मतलब हुआ दूसरों की परेशानियां, दूसरों की समस्याएं, दूसरों की मनस्थितियां समझने की ताकत। आप देखेंगे कि जब बच्चे 10-15 साल के होते हैं तो पेरेंट्स को बहुत दुख आमतौर पर किस बात का होता है कि हमारे संघर्ष, हमारा दुख, हमारी पीड़ा ये बच्चे समझते नहीं। हम रात दिन खटते रहते हैं इनके लिए और ये वैल्यू नहीं देते हमें एकदम। इसका मतलब है एम्पैथी का न होना, दूसरों के दर्द को, दूसरों की पीड़ा को न समझ पाना। एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति दूसरों के दुख दर्द को महसूस नहीं कर पाता है और कभी कभी तो उससे आगे बढ़ के वो सैडिस्ट हो जाता है। सैडिज्म का मतलब है दूसरों को दुख दे के खुश होना। अगर आप दूसरों को परेशान करके खुश होते हैं तो आप सैडिस्ट हैं। और किसी के साथ भी हो सकता है। जैसे एक मच्छर है, कुछ नहीं कह रहा, आप स्टाइल में उसको मार मार के दिखा रहे हैं कि देखो मैंने मार दिया, देखो एक और मार दिया, और आपको ये फील नहीं हो रहा कि इसको भी दर्द हो रहा होगा। आप सड़क पर चल रहे हैं, वहां कुछ कुत्ते भी घूम रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे आपसे, आपने पत्थर उठा के मार दिया उसको। टांग टूट गई, टांग टूट गई, मजा आ गया, मजा आ गया, क्या निशाना है मेरा। आपको फील ही नहीं हो रहा कि आपकी इस बेवकूफी से एक उस प्राणी का बेचारा जीवन भर विकलांग हो गया वो तो। यह है सैडिज्म, एम्पैथी का ना होना, उसको भी दर्द होता होगा ये महसूस ना होना। तो एम्पैथी का ना होना, सैडिज्म का होना। एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति कभी भी अपने क्रिटिसिज्म को, अपनी आलोचना को नहीं सुन पाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस और क्रिटिसिज्म में क्या अंतर है? आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, कोई आपसे कहेगा यार आप बड़े अच्छे व्यक्ति हो, सब बढ़िया, लेकिन इस मामले में कमजोर हो। आप क्या बोलेंगे? हाँ मैं कोशिश करूंगा, इसमें थोड़ा और काम करूंगा। आप मान लेंगे कि हाँ मेरे अंदर गलतियां हैं, आप मान लेंगे कि मुझ में कमियां हैं, मैं कुछ और ठीक हो सकता हूं। नार्सिसिस्ट व्यक्ति अपनी आलोचना सुन नहीं सकता, दूसरा ओपिनियन सुन ही नहीं सकता। कोई व्यक्ति कितना भी समझदार से कुछ भी कहेगा वो उसको हंसी का पात्र समझेगा। वो अपने सामने किसी और के विचार, किसी की राय को महत्व कभी नहीं देगा। ये नार्सिसिज्म का एक और लक्षण है। और जब आपको ये सारे लक्षण किसी के अंदर देखने लगे, अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ गैस लाइटिंग करता हो, गैस लाइटिंग का मतलब उसको बार बार गिल्ट फीलिंग में डाल देना कि तुम नीच हो, तुम ये हो, तुम वो हो, खराब हो, ये नार्सिसिज्म का एक लक्षण है। और इस व्यक्ति के साथ क्या होता है कि इसके साथ निभाना बड़ा मुश्किल है। जहरीले रिश्ते बनते हैं, टॉक्सिक रिश्ते बनते हैं। और इसलिए यदि आप अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को देखें तो पहले तो खुद को बचाएं और दूसरा कोशिश करें कि वो व्यक्ति इस चीज से बाहर निकले। एक शब्द चल पड़ा है और वो है नार्सिसिस्टिक, एंड इसको क्या बोलेंगे, एपिडेमिक। अभी तो पेंडेमिक नहीं है, कि पश्चिम का समाज इस समय नार्सिसिस्टिक एपिडेमिक से गुजर रहा है। महामारी फैल गई। और महामारी फैलने के लक्षण क्या होते हैं आप कभी गौर कीजिएगा। आप देखिए कोई व्यक्ति मैं शब्द का प्रयोग कितनी बार करता है और हम शब्द का प्रयोग कितनी बार करता है। अगर किसी की भाषा में मैं और मेरा बहुत ज्यादा है, हम और हमारा नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि मामला गड़बड़ है। क्योंकि ये समझना पड़ेगा कि आप जब परिवार में हैं, देश में हैं, तो कुछ भी होता है तो जिम्मेदारी हम सबके सामूहिक है, अच्छे मामलों में, बुरे मामलों में भी। एक अच्छा टीम लीडर जब भी सफलता होगी उसका श्रेय टीम को देगा। हमारी टीम ने ऐसा ऐसा किया, हमारी टीम शानदार है, कभी नहीं बोलेगा कि मैंने ऐसा किया। और जब कोई गलती हो जाएगी तो सबकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेगा कि मेरी गलती है, मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूं। टीम का नाम कभी नहीं आने देगा।
और जब कोई श्रेय लेने के नाम पे बार बार मैं, मेरा ये करे, इसका मतलब लक्षण ठीक नहीं है। और ये इस समय पश्चिम में, भारत में भी आप कह सकते हैं, इतना ज्यादा हो गया है मैं का इस्तेमाल। ऐसे गीत, ऐसे संगीत, ऐसी फिल्में जो इंडिविजुअल बेस्ड हैं, और एक शब्द आजकल चलता है इंडिविजुअल वर्शिपिंग कल्चर, व्यक्ति पूजक संस्कृति। जिस जिस देश में यह संस्कृति, इस समय दुनिया भर में संस्कृति है, दुनिया भर में ऐसे 50 लीडर्स आपको दिखेंगे सेंटर में, स्टेट में, उस व्यक्ति की पूजा समाज करता है, पॉलिसीज की बात नहीं करता। अमेरिका में ट्रंप को लेकर यह बात खूब कही गई थी उस समय, पुतिन को लेकर भी कही जा रही है, बोल्सोनारो जो ब्राजील में, उनको लेकर कही जा रही है, भारत में कई लोगों को लेकर कही जाती है सेंटर में, स्टेट में, कि व्यक्ति पर ध्यान है, ध्यान पॉलिसी पे नहीं है, ध्यान नीति पर नहीं है। और ये टेंडेंसी बताती है कि इस समय चीजें पूरी दुनिया में चिंताजनक दौर से गुजर रही हैं। तो सवाल हमारा ये होना चाहिए आज की बातचीत में कि ये क्यों होता है, और यदि हम चाहते हैं कि हम और हमारी अगली पीढ़ियां इस चीज से बच सकें तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो नार्सिसिज्म का रीजन क्या है? अगर कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हैं तो क्यों ऐसा होता है? इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जाती है परवरिश। परवरिश कह लीजिए, तरबियत कह लीजिए, चाइल्ड रीडिंग कह लीजिए, बच्चों का सोशलाइजेशन कह लीजिए, जो भी शब्द इसके लिए आप चुनना चाहें। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है पेरेंट्स पे इसकी। आपने कभी देखा कि कई अपराधी परिवार ऐसे हैं जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी अपराधी होते रहते हैं? उसकी अकेली वजह यही है, और कोई वजह उस पर काम नहीं आती। क्या है परवरिश का इफेक्ट इसमें? अगर आप अपने बच्चे को जरूरत से ज्यादा, दो में से एक चीज, जरूरत से ज्यादा तारीफ अगर करते हैं या जरूरत से ज्यादा उसका दमन करते हैं, सप्रेशन करते हैं, दोनों ही स्थितियों में यह खतरा है कि वो आगे चलकर नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है। कैसे? कुछ पेरेंट्स बहुत तारीफ करते हैं, अरे बेटा तेरे अंदर जो बात है ना बेटा, अरे बेटा तू दुनिया से अलग है बेटा। अब वो बेटा गया किस दिन किसी को पीट के आ गया, क्योंकि बाप ने कहा था बहुत साहसी हो, तो साहस कहीं तो दिखाएगा ना बच्चा। अब जिस दिन बच्चा किसी को, दूसरे बच्चे को पीट के आ गया, देखने की बात है कि उस दिन माँ बाप ने क्या कहा। कुछ माँ बाप कहेंगे ये क्या बात हुई भाई, अजीब हालत है, चलो चल के सॉरी बोलो उसको। एक ये तेवर होता है जो कि ठीक भी है। एक ये होता है कि चलो कोई बात नहीं यार, ठीक है, हो जाता है, इसका मतलब पीटा हो कभी कभी हम कुछ नहीं बोलेंगे। तीसरा क्या होता है, उसने कितने मारे? पापा 2, तूने 8। क्या बात है यार, मेरा बेटा मजाक है। अरे अब कितने साल के हो गए बेटा? 8 साल के। बेटा 12 का हो जा, तमंचा दिलवा दूंगा। 12 में तमंचा, 16 में चेन गन बेटा, फिर सबको मारना आराम से। जो भी ठीक ड्रेस व्रेस में ना उसको मार देना, है ना, खराब चीजों को देखना अच्छा नहीं होता, मार ही देना उसको। अब इस परिवार में जो बच्चा है जिसको संस्कार ये मिल रहे हैं पेरेंट्स से, क्या वो ठीक इंसान बन पाएगा? कभी नहीं बन पाएगा। फिर वो अपने बाप को देखता है, उसके बाप का व्यवहार उसकी माँ के साथ ऐसा है जैसे मालिक और दास का संबंध हो। उस महिला को इतनी हिम्मत नहीं कि परिवार के मसलों में एक सेंटेंस भी बोल सके। तो वो क्या सीख रहा है कि सारी शक्ति मेरे पास होनी चाहिए, और जब वो बड़ा होगा सारी पावर मेरे पास, मैं कालीन भैया बनूंगा। कालीन भैया मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं जानबूझकर ना बोल रहा हूँ। तो मैं कालीन भैया बनूंगा, सारी पावर मेरे पास होगी, इस पूरे इलाके में कोई सांस भी लेगा तो मुझसे पूछ के लेगा, वरना गोली मार देंगे। तो जो परवरिश में यदि आपने गलत चीजों पर तारीफ करनी शुरू कर दी, बच्चे ने हिंसा की, बच्चे ने गाली दी, गाली दे क्या, कौन सी, ये वाली, अरे बेटा 3 और सिखाता हूँ, नोट कर, नोट बनाओ, ये वाली गाली है, ये वाली है, ऐसे देते हैं, इस सीक्वेंस में देते हैं। अगर आप इस लेवल पर बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि बच्चे आगे चलकर आपसे आगे ही निकलेंगे। हर बाप चाहता है कि बच्चा आगे निकले, तो बच्चा आगे निकल जाता है। इस मामले में भी आगे निकलता है। दूसरा तरीका क्या है? अननेसेसरी रिप्रेशन या सप्रेशन अगर बच्चे का होता है, बच्चा कुछ भी करे, हाँ बेटा एग्जाम ठीक रहा, हाँ मम्मी ठीक रहा, कितने नंबर है पापा? 99% है। एक कहाँ गया?
इसके लिए भेजा था स्कूल तुझे कि 100 में छोड़ के आ जाओ, और इसी पे 2 झापड़ मार दिए, आज खाना नहीं मिलेगा। अगली बार पापा 99.5% है। अच्छा, क्लास में रैंक कौन सा है? सेकंड। कितने बच्चों में? 100 में। ये कौन है? ना बेटा ना, तू जिस खानदान का है ना, उसमें सेकंड रैंक आज तक किसी का नहीं आया। कहना चाह रही कि सेकंड भी आज तक किसी का नहीं आया, पर कहते हैं कि पर भाव तेवर ये रहता है कि सेकंड आज तक किसी का नहीं आया बेटा, फर्स्ट ही चाहिए बेटा। नाम डुबा दिया तूने हमारा। इतना दबाव। कोई अंकल आंटी है, चलो बेटा पोएम सुनाओ, आओ आओ पोएम सुनाओ, उससे बच्चे के मन में भाव आता है कि आग लगा दूं दुनिया में मैं। यार मैं रेडियो हूँ, जब सब लोग आए आओ पोएम सुनाओ, मछली जल की रानी है, ये कोई बात हुई? ये होता है बच्चों को एकदम साधन समझना, वस्तु समझना, ऑब्जेक्टिफाई करना। और ये बच्चा डरा हुआ है आपसे, इसलिए जी पापा जी मम्मी बोलता है, पर उसके मन में क्या आता है आपको अंदाजा नहीं है। विद्रोह का ज्वालामुखी भरता जा रहा है इसके अंदर। हर बात पे डांट खाता है, हर बात पे पिटता है, अच्छा काम करता है फिर भी पिटता है। और इस बच्चे को लेकर रिस्क है कि या तो कभी ये खुद को खत्म कर देगा, नहीं झेल पाएगा, और अगर झेल गया और सफल हो गया जिंदगी में तो इस रास्ते पर चला जाएगा, भीखू मात्र बन जाएगा फिर ये कि पूरा बंबई मेरा है। इसलिए अगर आपके आसपास कोई ऐसा दृश्य दिखे जहां बच्चों की गलत हरकतों को महिमामंडित किया जा रहा हो, ग्लोरीफाई किया जा रहा हो, खतरनाक है। बच्चों को बड़ों से, दूसरे लोगों से तमीज से बात करना सिखाया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। झुकना सिखाया जाए दूसरों के सामने, अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होना सिखाया जाए, सॉरी बोलना सिखाया जाए, शेयर करना सिखाया जाए, और सबसे बड़ी बात फेलियर को आसानी से डाइजेस्ट करना सिखाया जाए। आप स्कूल में पहला रैंक ले आएंगे किसी तरह से, जब कॉलेज जाएंगे ना तो वहाँ 50 स्कूलों के टॉपर आए होते हैं एक साथ, उनमें से एक का फर्स्ट आएगा, 49 जाएंगे कॉम्प्लेक्स में। फिर जब आप कहीं और जाएंगे यूपीएससी वगैरह एग्जाम देंगे, वहाँ सारे यूनिवर्सिटी से टॉपर एक साथ बैठे हुए हैं, एक करेगा टॉप और बाकी सब कुंठाओं में चले जाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है विफलताओं को, पराजय को स्वीकार करने की क्षमता, रिजेक्शन झेलने की ताकत। ये नार्सिसिस्ट व्यक्ति रिजेक्शन झेल नहीं सकता। अगर उसने किसी को कहा कि मैं तुझे पसंद करता हूं, ये ऑप्शन नहीं दे रहा कि तुम मुझे पसंद नहीं भी कर सकती हो, मैं करता हूं यानी मैं करता हूं, दिस इज फाइनल, कल हमारी शादी है, पेरेंट्स को लेके आना है या अकेली आओगी, खुद आओगी या उठा के लाए तुमको, इतना ही ऑप्शन है, बाकी ऑप्शंस नहीं है वहां पर। क्योंकि उसको रिजेक्शन झेलने की आदत नहीं है, उसके अंदर इतना हौसला नहीं है कि रिजेक्शन झेल सके। और इसलिए कहते हैं कि परवरिश सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, और समाज में पेरेंट्स को ये बहुत ईमानदारी से समझना चाहिए कि अगर वो परवरिश में बड़ी बड़ी बातें सिखा रहे, बेटा आईआईटी करेगा, बेटा उसके बाद कंपनी खोलेगा, बेटा स्टार्टअप करेगा, बेटा ये करेगा, बेटा वो करेगा, उसमें हो सकता है बेटा सब कुछ करे, आपका ही कुछ करते बाद में, गड़बड़ है। और दूसरी बात है कि यदि किसी व्यक्ति को जीवन में सफलताएं मिल जाती है अनड्यू, ऐसी सफलता जो वो डिजर्व नहीं करता था और बाई चांस बार बार मिलती जाती है, आमतौर पर क्राइम की दुनिया में ऐसा होता है। क्रिमिनल्स हैं, सब में कंपटीशन है, एक बच्चा अचानक उठा, कॉन्फिडेंस से भर के एक दिन बहुत बड़े गैंगस्टर को सीधे चाकू मार के आ गया, क्योंकि 17-18 साल का, चिंता ही नहीं है उसको पता ही नहीं कितना मुश्किल काम कर रहा है, और रातों रात भौकाल हो गया उसका पूरे इलाके में। और एक दिन में 17 साल का बच्चा अचानक, मतलब सब उसका इतना सम्मान, पुलिस के लोग सलाम ठोक रहे हैं अकेले में अंधेरे में आके, बड़े बड़े अपराधी कह रहे आज से आप हमारे बॉस हैं। वो समझ नहीं पा रहा क्या हो गया। ये सोशल मीडिया में भी होता है, आपने एक कुछ गाया वाया, कुछ पोस्ट लिखी, कुछ डांस किया, अचानक वो वायरल हो गया, कई लाखों करोड़ों लोगों ने आपका देखा वीडियो, लाइक किया और कहा वाह 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 वाह। ये इस व्यक्ति के खत्म होने की शुरुआत है। अब क्या होगा?
ये इतना ऊपर चढ़ गया चने के झाड़ पे, इसका उतरना बड़ा मुश्किल है वापस। अब ये चाह रहा है कि मैं फिर से ऐसा डांस करूं, फिर से ऐसे लाइक्स हैं, फिर से आते नहीं है, वो एक ही बार आते हैं, बाई चांस आते हैं। अगली बार आप डांस करेंगे वैसा तो वैसा नहीं हो पाएगा, उसमें ओरिजिनलिटी नहीं आ पाएगी। और कर भी देंगे तो लोग कहेंगे हाँ हाँ ये वैसा ही है, वैसा ही है। और 1 करोड़ लाइक्स के बदले रह गए 10,000 लाइक्स। उसके पहले 5 भी नहीं आते थे, पर बेंचमार्क आपका 5 नहीं है, बेंचमार्क हो गया 1 करोड़। और आप डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं, एंग्जाइटी की ओर जा रहे हैं। आप बार बार चाह रहे हैं मैं उस चीज को दोहरा सकूं जो दोहराना संभव नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया की दुनिया में रोज नया स्टार बनना है। कोई सुंदर व्यक्ति कल आएगा, अचानक कुछ कर देगा, लोग उसके पीछे दीवाने हो जाएंगे। आपकी सुंदरता एक बार देख ली। ऐसे कई लोग हमने देखे पिछले 10 साल में, जो सड़क पर थे, गरीब थे, अच्छा गाना गाते थे, अचानक पॉपुलर हुए, पॉपुलैरिटी झेल नहीं पाए और उसके बाद सब खत्म हो गया। ये एक ट्रैप होता है, ट्रैप। इस ट्रैप को, ये जो अनड्यू सक्सेस होती है, और अगर ये 2-3 बार मिल जाए लगातार, तब तो संभालना बड़ा मुश्किल काम है। और कुछ लोग कहते हैं कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ हार्मोन्स वगैरह भी होते हैं, लेकिन वो तो एक अलग मामला है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। वो ये है कि हम अपने समाज में बच्चों को ये समझाएं, क्या समझाएं, क्या क्या लेसन्स हो सकते हैं, क्या ध्यान रखना चाहिए, प्रिकॉशंस अगर कहना हो तो क्या होनी चाहिए। कल को जब आप पेरेंट्स होंगे तो विशेष रूप से काम आएगा। अभी भी छोटे भाई बहन तो होंगे ही आपके, उनको तो सिखा ही सकते हैं। सबसे पहले सिखाना है कि रिजेक्शन भी सीखें, थोड़ा बहुत फेलियर भी सीखें। कोई रिजेक्ट करे ना तो कायदे से रिस्पॉन्ड करना है, मतलब रिजेक्ट करने वाले को भी कायदे से करना चाहिए, नार्सिसिस्ट नहीं बनना चाहिए उसको भी। लेकिन अगर रिजेक्शन हो जाए तो ये नहीं कि अच्छा मुझे मना किया, मुझे ये नहीं, इतना ही कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, एज यू विश। सबसे अच्छा तो ये होता है मस्त मौला होना चाहिए व्यक्ति को। आपने किसी को प्रपोज किया, उसने रिजेक्ट कर दिया, शिफ्ट डिलीट मारिए दिमाग से। और 4 दिन बाद कोई पूछे कि उसने रिजेक्ट किया था, याद आती है? और आप कहें कौन, किसकी, कौन है ये? अरे तू नहीं कोई और से। ऐसा क्या, इतनी बड़ी दुनिया में क्या मतलब है किसी एक व्यक्ति के बीच पागल होने से? ऐसी फेलियर सहजता से, ठीक है भाई, हर आदमी कैसे सफल हो सकता है हर चीज में? ठीक है, हमने कोशिश की, 50 बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, मैंने कोशिश की पर मेरा 8वां रैंक आया। मैं 42 से ऊपर हूं, मैं ये भी तो देखूंगा। 7 से पीछे हूं, ठीक है, एक पक्ष ये भी है, पर 42 से ऊपर भी हूं। दोनों के बीच में मेरा सेल्फ एग्जिस्ट करता है, तो उस सेल्फ को मैं समझूंगा। तीसरी बात है कि ये वाला संस्कार की विनम्रता के साथ अपने बड़ों से और बाकी लोगों से भी, केवल बड़े ही क्यों, किसी के साथ भी पेश आने की जो तमीज है वो तमीज तो होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक बिहेवियर का एक मतलब क्या होता है कि जब आप कुछ कहें तो आपको अपना विरोधी पक्ष सुनने की क्षमता होनी चाहिए। भाई आपकी राय से सब लोग क्यों सहमत होंगे? कोई आपको बता सके कि सर आपकी बात ठीक है पर मुझे ये बातें सहमति की नहीं लग रही है आपसे। ये ना हो कि अगर ये बोला तो मैं पिटूंगा उसके बाद, नहीं। ये भरोसा हो लोगों को आपके साथ बात करते हुए कि अगर आप उनके विरोध की बात भी करेंगे तो आप शालीनता से सुनेंगे और उसमें से काम की बात को निकाल के स्वीकार भी कर लेंगे। अगर ऐसा आपके परिवार के लोग कर पा रहे हैं, बच्चे कर पा रहे हैं, तो मान के चलिए कि वो कायदे के इंसान बनेंगे, कॉन्फिडेंस से भरे हुए लोग होंगे, ना कि नार्सिसिज्म की समस्या से ग्रस्त होंगे। ये बेसिक बातचीत मैंने इसके बारे में कर ली है। अब आपके मन में जो भी सवाल हों इसको लेकर मनोविज्ञान पर, वो पूछें। कोई चिंताएं हो जो एड्रेस ना हो पाई हैं तो वो पूछिए। सर पूछना ये चाहते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में वो कैसे पता चलेगा कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ओवर में कंप्लीट हो गया है, और ओवर कॉन्फिडेंस क्या ना करने, ये जो आपने बताया नार्सिसिज्म, ये ओवर कॉन्फिडेंस को नार्सिसिज्म बोला जाएगा? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं 5-7 मिनट में इसका जवाब विस्तार में देना चाहूँगा, ठीक है? पहले ये समझे कि जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होता है वो कैसे आता है, कहाँ से आता है। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि मैं यह कर सकता हूं, इसका विश्वास।
मैं यह कर सकता हूं, ये विश्वास मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है। ठीक है, मैं ऐसा हूं, सेल्फ एस्टीम है। मैं यह कर सकता हूं, कॉन्फिडेंस है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का संबंध दरअसल सेल्फ की धारणा के साथ है। और सेल्फ का मतलब है कि सरल भाषा में मेरे मन में मेरी छवि क्या है, इसको बोलते हैं सेल्फ मनोविज्ञान में। मेरे मन में मेरी छवि। बहुत छोटे बच्चों में अपनी छवि होती ही नहीं। जो बहुत छोटे बच्चे हैं, कुछ महीनों तक की उम्र में, उनको ये एहसास ही नहीं होता कि वो हैं, कि वो भी हैं। इसका एक एक्सपेरिमेंट कई लोग करते हैं। कुछ एनिमल्स को लेके भी ऐसी बात कही जाती है कि उनके अंदर भी सेल्फ कंसेप्ट बहुत क्लियर कट नहीं होता। मैंने ये प्रयोग कई बार करके देखा, आप भी करके देखिए। अगर आपके पास कोई पशु पक्षी हो पालतू, गोदी में उठा लीजिए, अगर छोटा है तो गोदी में उठा लीजिए, शीशे के सामने जाइए। आप कोशिश कर करके थक जाएंगे, वो शीशे में खुद को नहीं देखेगा। वो नार्सिसस की तरह ये समझ ही नहीं पा रहा कि ये मैं ही हूं, उसे लग रहा कोई और है, क्योंकि सेल्फ की धारणा उसके दिमाग में है ही नहीं। आप ह्यूमन बीइंग के जो बच्चे होते हैं, 1 महीने का बच्चा, 1.5 महीने का बच्चा, उसे गोदी में उठा के शीशे के सामने ले जाइए, वो खुद को नहीं देखेगा, आपको देखेगा। आपको देखेगा, फिर बाहर देखेगा, कहेगा एक जैसे दिख रहे हैं दोनों। खुद को नहीं देखेगा, क्योंकि उसको ये एहसास है ही नहीं कि मैं भी कुछ हूं। ये सेल्फ की धारणा धीरे धीरे बनती है। और कैसे बनती है? बड़ा खतरनाक कंसेप्ट है। सारा खेल मनोविज्ञान में इस कंसेप्ट पे टिका हुआ है। जिस व्यक्ति ने इसकी सबसे खूबसूरत व्याख्या की, मतलब मेरी राय में उससे अच्छी व्याख्या किसी ने की, उसका नाम था चार्ल्स हटन कूले। अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट कह लीजिए। 1860s से 1930s के बीच में रहा। और ठीक इसी समय में एक व्यक्ति और रहा अमेरिका में ही, जिसको हम बोलते हैं जॉर्ज हर्बर्ट मीड। जॉर्ज हर्बर्ट मीड। दोनों की व्याख्या मिलती जुलती है, लेकिन C.H. कूले का एक वाक्य बोलता हूँ, वाक्य सुन के आपको आनंद आ जाएगा। उसका वाक्य क्या है? लंबा वाक्य है, लिखने में दिक्कत होगी, मैं बोलता हूँ 2-3 बार ताकि आप मन में बिठा लें उसको। क्या है? उसने 3 वाक्य बोले। आपको लगेगा कि भाषा का खेल है, पर भाषा का खेल है नहीं। आई एम नॉट वट आई थिंक आई एम। आई एम नॉट वट यू थिंक आई एम। आई एम वट आई थिंक यू थिंक आई एम। ये सुन के लोगों को लगता है क्या भाषा की लफाजी चल रही है भाई, इसको हिंदी में कर लेते हैं। मैं वह नहीं हूं जो मैं सोचता हूं कि मैं हूं। मैं वह भी नहीं हूं जो आप सोचते हैं कि मैं हूं। मैं वह हूं जो मैं सोचता हूं कि आप सोचते हैं कि मैं हूं। अभी तो ऐसा चल रहा होगा दिमाग के अंदर, ये जंतर मंतर जैसी फीलिंग आ रही होगी ना, लेकिन इसका भाव समझिए क्या है। मेरे मन में अपने आप को लेके सम्मान का भाव है या नहीं। कुछ लोग आत्म अपमान से भरे होते हैं, हमेशा खुद को कोसते रहते हैं कि मेरे अंदर ये नहीं है, मेरे अंदर वो नहीं है, मैं तो पागल हूं, मैं तो ये हूं। हमेशा खुद को खारिज करते रहते हैं। वो उनका सेल्फ है। कुछ नार्सिसिस्ट है, वो उनका सेल्फ है। कैसे बनता है? मैंने आपसे कहा ना, पेरेंट्स सबसे बड़े जिम्मेदार होते हैं। उसी पेरेंट्स वाली बात को G.H. मीड ने एक शब्द दिया, जिसको बोलते हैं, जो स्पेशलाइज्ड अदर्स कह लीजिए, या 1-2 शब्द और चलते हैं इसके लिए। एक होता है जनरलाइज्ड अदर्स, और एक होता है, कोई शब्द है बड़ा अच्छा जिसका सिग्निफिकेंट अदर्स है। सिग्निफिकेंट शब्द का इस्तेमाल किया उसने, सिग्निफिकेंट अदर्स। स्पेशलाइज सही शब्द नहीं है, सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या हुआ? मैं जानता हूं कम से कम 1000 व्यक्तियों को, शायद 10,000 को जानता हूँ। किसी से ऐसी परिचय है, कोई मेरे पड़ोस में रहता है, सामने दिख गया कभी। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं चेहरे से उनको जानता हूं, पर मेरी जिंदगी पे उनका प्रभाव बहुत कम है। कुछ लोग मेरे जीवन में ऐसे हैं, आपके जीवन में भी ऐसे होंगे, जिनका आप पर प्रभाव बहुत ज्यादा होगा। उनको बोलते हैं सिग्निफिकेंट अदर्स, G.H. मीड की भाषा में। ये सिग्निफिकेंट अदर्स आपका सेल्फ का कंसेप्ट क्रिएट करते हैं। कैसे? आप अपना कंसेप्ट कैसे बनाते हैं, उन 3 लाइनों को समझेंगे। पहला, मैं वह नहीं हूं जो मैं सोचता हूं कि मैं हूं। यानी मेरा सेल्फ का कंसेप्ट मेरी चाहत से नहीं बनता। मैं अपने बारे में कुछ भी सोचता रहूं तो मेरा सेल्फ का कंसेप्ट वैसा बनेगा नहीं। वो नाटक बेशक करता रहूं मैं, बनेगा नहीं। आप मेरे बारे में क्या सोचते, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता इस बात से। फर्क पड़ता है, लेकिन जो कहना चाह रहे कूले, वो दरअसल इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि आप क्या सोचते हैं। फर्क इससे पड़ता है
मुझे क्या लगता है कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। बड़े खतरनाक बात है। मैं आपको एक एग्जांपल से बात समझाता हूँ। एक बार मुझे एक ध्यान है, होली की शाम को कवि सम्मेलन चल रहा था। जब मैं स्टूडेंट था तो हम ये सब हरकतें करते थे होली की शाम को। मैं भी उसमें रहता था। 20-30 दोस्त होते थे, लोग अपनी कविताएं पढ़ते थे, तालियां बजाते थे। अब उसमें एक लड़का था, बहुत ही रद्दी किस्म की कविता लिखता था। उसे बिल्कुल कविता लिखनी नहीं आती थी। आती हमें भी नहीं थी, पर हम कहते थे कि हमें नहीं आती तो हम नहीं गाते थे। उसको आती नहीं थी पर उसको लगता था कि आती है। ये सेल्फ का कंसेप्ट बिगड़ा हुआ था। अब उसने घटिया सी कविता सुनाई सबके सामने, बहुत ही घटिया सी कविता। आप इमेजिन कर लीजिए कुछ भी। अब उसने एक लाइन बोली, जैसे जैसे कुछ हम ज्यूम कर लें कि आज मैं होली खेल रहा था। ठीक है, सामान्य सी बात है, लेकिन लोग मजे लेने वाले बैठे थे। उन्होंने कहा वाह क्या बात कही है, वाह, अरे वाह वाह, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए, फिर कहिए, वाह क्या, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये सब करने लग गए। अच्छा, बाकी सबको पता है कि मजाक चल रहा है, सब मुंह दबा के हंस भी रहे हैं। उस बेचारे को समझ नहीं आ रहा कि मजाक चल रहा है, और उसको लग रहा है कि इतनी घातक बात लिख दी मैंने, जबकि लिखा क्या है, आज मैं होली खेल रहा था। अच्छा, मजाक उड़ाने वाले भी ना सीरियस मुंह बना के मजाक उड़ा रहे हैं। सब समझ रहे हैं मजाक चल रहा है, एक वही नहीं समझ रहा। तो फिर उसने शर्माते हुए कहा, अच्छा आप कह रहे तो फिर से सुनाते हैं। आज मैं होली खेल रहा था, वाह वाह वाह, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। अब उसने ऐसे 3-4 लाइनें सुनाई जिससे कोई वैल्यू नहीं थी कविता के रूप में, पर जब वो मन से उतरा, इतनी तालियां पीटी सब लोगों ने, इतनी तालियां, नहीं एक बार फिर सुनाइए, फिर सुनाइए, हम लिखेंगे, आप सुनाइए, हम लिखेंगे इसको, हम घर पे भेजेंगे, ये सब करने लग गए। वो बेचारा सुना रहा है, सब लोग नोट नोट कोई नहीं कर रहा है, ऐसे पेन घिमा रहे हैं, ऐसे ऐसे काटे पीटे बना रहे हैं, सिर्फ दिखाने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं। और अंत में उसे खूब तालियां बजा के कुछ पुरस्कार दे दिया। आपको प्रथम पुरस्कार आपको दिया जाता है। अब जब वो चला गया, सब ठहाके मार रहे, कैसा पागल आदमी है। और वो जिस भाव से गया है, वो सिकंदर समझ रहा खुद को कि मुझसे अच्छा कभी कोई नहीं है। अब तो निराला और कालिदास का स्थान, तुलसीदास का स्थान खतरे में है। कबीर का तो कोई पूछेगा भी, कबीर को तो मेरे बात तो वो इस भाव में है। खेल किस चीज का है, मुझे क्या लग रहा है कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, जबकि सब मजाक बना रहे हैं, पर इसको लग रहा है कि लोग उसे तारीफ कर रहे हैं। और इस लगने से उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि इसको अब लगता है कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे, ये उस भाव में आ गया है। ये है सेल्फ कंसेप्ट। और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना होगा, एग्जैक्टली उतना होगा जैसा हमारा सेल्फ कंसेप्ट बना है। और वो बनाने में बहुत बड़ी भूमिका हमारे आसपास के लोगों की। यदि कोई आपके घर में ऐसा है जो लगातार आपको धिक्कारता रहता है, इतना भी नहीं आता, तुम्हें ये भी नहीं आता, आप पानी लेके गए, गिलास गलती से गिर गया, साल में एक आध बार हम सबसे गिलास गिरता है, उनसे नहीं गिरता जो उठाते ही नहीं है। जो मालिक लोग हैं उठाते नहीं, उनसे क्यों गिरेगा भाई। वो हमेशा बोलते पानी लाओ, कोई लाके देगा पानी, वो उठा के पी लेंगे, टेबल पे रखे हुए, उनसे नहीं गिरता। जो रोज 50 बार पानी लेके जाएगा, कप लेके जाएगा, कभी तो गिरेगा उससे एक आध बार। एक बार कब गिर गया किसी से, और उसे क्या कहा लोगों ने, बेशरम, इतना भी नहीं आता, इतने बड़े हो गए, पेड़ जैसे हो गए, कब उठाना नहीं आता तुम्हें अब तक। जबकि रोज 50 बार को 365 से गुणा कर लीजिए, मतलब 3650, मतलब 18-20 हजार बार उसने गिलास रखा, तब एक बार गिरा है, और उस पर इतनी गाली दे दी। होना क्या चाहिए, 20,000 बार में एक बार गिरा, चलो गिरा तो हमें लगा भगवान तो नहीं हो भाई तुम, 8-10 बार तो गिरना ही चाहिए था, एक ही बार गिरा। ऐसे बाप और माँ मिल जाएंगे तो बच्चे में कॉन्फिडेंस रहेगा, और वैसे मिल जाएंगे तो जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। इसलिए आपके सिग्निफिकेंट अदर्स आपकी चीज़ों पर कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसा एहसास दिलाते हैं, इस सबसे तय होता है आपका कॉन्फिडेंस। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस में एक स्थिति होती है अंडर कॉन्फिडेंस की, एक होती है ओवर कॉन्फिडेंस की, और एक होती है रीजनेबल कॉन्फिडेंस की। इसका पैमाना क्या होता है, बड़ा सरल सा पैमाना है। खुद आसान नहीं होता, कम से कम एक आध व्यक्ति आपके आसपास ऐसा चाहिए जो आपका दोस्त भी हो और समझदार भी हो, जिससे आप कह सके देखो यार, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सेल्फ कंसेप्ट मेरा बिगड़ा हुआ है, डिस्टोर्टेड है। बहुत योग्य व्यक्ति अंडर कॉन्फिडेंट हो सकता है कि है बहुत योग्य, पर उसने सबकी नजरों में यही देखा कि वो कुछ भी नहीं जानता। मैं ऐसे कई बच्चों को देखता हूं,
इतने योग्य हैं पर कॉन्फिडेंस रत्ती भर नहीं है उनके अंदर। और ऐसे भी हैं कि योग्यता उतनी नहीं है लेकिन कॉन्फिडेंस चरम पे रहता है, नार्सिसिज्म के आसपास रहता है। तो जिस व्यक्ति में कॉन्फिडेंस उसकी योग्यताओं से कम है या ज्यादा है, इसका मतलब उसका सेल्फ का कंसेप्ट डिस्टॉर्टेड है, बिगड़ा हुआ है। उसे सुधारना है। उसे सुधारने का सरल सा तरीका है, या तो किसी मनोवैज्ञानिक से मिलना चाहिए। और मनोवैज्ञानिक से मिलना ऐसी बुरी बात नहीं होती है। भारतीय समाज में लगता है कि पागल हो क्या, मनोवैज्ञानिक से मिलोगे, अरे पागल हो गया, पागल हो गया। ये ड्रामा नहीं करना है। जैसे तन बीमार होता है वैसे मन भी बीमार होता है। तन बीमार हुआ, खट से डॉक्टर के पास चले गए, मन बीमार हुआ उसको लेके घूम रहे हैं ऐसे। क्या मतलब है इस बात का? किसी बढ़िया मनोवैज्ञानिक से मिलना उतना ही जरूरी है जितना खांसी होने पर डॉक्टर से मिलते हैं, कोविड हुआ इंजेक्शन लगवाने गए, तो मन भी तो बीमार होता है। किसी ऐसे समझदार व्यक्ति से मिलके उससे पूछना चाहिए। वो क्या करेगा, वो आपकी क्षमताओं को टेस्ट करेगा और फिर वो ये देखेगा, बहुत सारी स्टेटमेंट्स पे आपसे टेस्ट लेके देखेगा कि आपका कॉन्फिडेंस कितना है और आपका कॉन्फिडेंस आपकी क्षमताओं से मैच करता है कि नहीं मैच करता है। अगर मनोवैज्ञानिक से न भी मिलने का मन हो, कोई समझदार व्यक्ति ऐसा कर सकता है। बस 2-4 दिन आपके साथ बातचीत करे ठीक से, और वो अंदाजा लगा पाएगा कि आपकी जो क्षमताएं हैं, आपका कॉन्फिडेंस उससे बहुत ज़्यादा या बहुत कम तो नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो स्वाभाविक बात है, बहुत ज़्यादा या कम है तो गड़बड़ है। और तरीका वही है, आपकी क्षमताओं का टेस्ट लेना पड़ेगा। जैसे मुझे कई बच्चे बोलते हैं हमें तो कुछ नहीं आता। मैं अपने घर में देखता हूँ एग्जाम से पहले बच्चे बोलने लगते हैं कुछ नहीं आता, कल एग्जाम है, कुछ नहीं आता, सब भूल गए, फेल हो जाएंगे, और हमेशा पास हो जाते हैं। तो मैं उनसे बोलता हूँ तुम यार टेंशन ना लो, फेल होगे तो मेरी जिम्मेदारी, तुम जाओ ना मस्त होके, जो दिमाग में है बस लिख के आ जाना, टेंशन मत लेना। क्योंकि बेंचमार्क क्या है, एग्जाम से एक रात पहले आपके पाठ्यक्रम में 100 क्वेश्चंस हैं और 100 में से आपको मान लीजिए 80 याद है, 20 याद नहीं हो पा रहे, आपका दिमाग उन 20 पे ही लगा हुआ है, ये भी याद नहीं, ये भी याद नहीं, ये भी याद नहीं, 80 पे ध्यान ही नहीं है आपका। और पेपर में क्या होना है, 10 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 8 करने हैं और आपको 80 पहले ही आते हैं जिस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी अक्सर क्या होता है कि तैयारी, मतलब एग्जाम से एक दिन पहले बच्चों का ये बोलना कि कुछ नहीं आता और एग्जाम के बाद बड़ा अच्छा हुआ, ये बहुत स्वाभाविक है क्योंकि बेंचमार्क्स दोनों के अलग अलग हैं और इसी तनाव में हमेशा रहते हैं। इसलिए क्षमताओं का टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरे पास कोई बच्चा बोलता है कि मुझे लिखना बिल्कुल नहीं आता, मैं ये बात मानता ही नहीं जब तक वो लिख के ना दिखाए। जब वो लिख के देखता है तब मैं उसको बोलता हूँ कि भाई तुम्हारा परसेप्शन बहुत गलत है, आपकी भाषा और आपकी लेखन क्षमता लगभग 80% बच्चों से बेहतर है। और जब कोई एक्सपर्ट आपको ये बात बोलेगा तो वो क्या कर रहा है, वो सिग्निफिकेंट अदर बोल के बन के आपका सेल्फ का कंसेप्ट चेंज कर रहा है और वही उसकी भूमिका होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसके साथ ही समाप्त करते हैं आज का सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।